अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लॉकडाउन की वजह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं। तो आज का हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो इसी तनाजुर में है कि उनकी क्लासेस जो हैं वो चलती रहें, तो हम जो है वो केमिस्ट्री के रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो पोर्शन है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और को हमने क्लासिफाई किया या यूं कह ले डिफाइन किया दो वे से। पहले की डेफिनेशन को हम ओल्ड बोलते हैं, अब जो डेफिनेशन चल रही है उसको मॉडर्न बोलते हैं। तो ज़रा देखते हैं ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है और फिर उसको चलते हुए देखते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो ओल्ड डेफिनेशन है इसको अंडरस्टैंड करने से पहले ये जहन नशीन रहे, ये बात 200 साल पहले की है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये जो हमारी बात हो रही है ये मोर देन 200 ईयर्स अगो, मोर देन 200 ईयर्स एगो की बात है। और ये किस बेस पे थी? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड्स obtained from living things. Living things mean animals and plants. हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स से जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 200 साल पहले की बात है। आपके पास इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पे लेदर, ये आपको डायरेक्टली एनिमल्स से मिलता है। वेजिटेबल घी, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये आपको एनिमल से मिलता है, डायरेक्टली आपको मिल जाता है। तो 200 साल पहले ये कहा जाता था कि वो कंपाउंड जो सिर्फ लिविंग थिंग्स से मिले उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेदर है, वेजिटेबल ऑयल है, बटर है, ये आपके पास वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग थिंग्स से ही मिलते हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स obtained from mineral sources, इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पे आप इसमें बहुत सारी मिसाल दे सकते हैं। सोडियम क्लोराइड है, आपको मिनरल सोर्स से मिलता है। आपके पास हमारे पास है जी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हमारे पास वाटर है, ये मिनरल सोर्सेज से जो है वो हमें मिलता है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें मिलती हैं मिनरल सोर्सेज से। तो इनमें पहले तो डिफरेंशिएशन हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये 200 साल पहले की बात है जिसमें ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट ऑब्टेन्ड थ्रू लिविंग थिंग्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे मिलते हैं? आपको मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं। इसकी बेस पे एक थ्योरी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने बनाई? ये एक साइंटिस्ट था जे बर्जीलियस, इसने बनाई थी। जे बर्जीलियस
किस ईयर में बनाई थी? 1815 में। 1815 में जे बर्जीलियस ने क्या कहा? उसने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसका दूसरा नाम उसने वाइटलिज्म का दिया। क्या कहता है वो? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, organic compound can only be synthesized by and within living things। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ बनते ही किसके अंदर हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं। एंड कैन नॉट बी synthesized फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी। और इन कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। वाइटल फोर्स मीन आप कह सकते हैं माफाकुल फितरत, आपके पास एक फोर्स है। क्योंकि ये फोर्स जिसको उसने नाम दिया वाइटल फोर्स, या इसका दूसरा नाम है सुपर नेचुरल फोर्स, इसको हम कहाँ पे ऑब्टेन नहीं कर सकते? लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो थे जो हम डायरेक्टली ले रहे थे लिविंग थिंग्स से, जिसकी मैंने मिसालें आपको दी। लेदर है, कॉटन है, आपके पास वेजिटेबल ऑयल है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सोर्स लिविंग थिंग्स में इनऑर्गेनिक है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स में जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ऑर्गेनिक में। मिसाल के तौर पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस की मिसाल है, 6CO2 प्लस 6H2O। इससे बनता क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2। ये फोटोसिंथेसिस की एक मैं मिसाल दे रहा हूं। हमारे पास क्लोरोफिल और सनलाइट, by using chlorophyll and sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इससे मिलके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। अब ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्लांट्स में गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा हमारे पास एक और मिसाल, हमारी बॉडी में लीवर के अंदर अमोनिया कन्वर्ट होती है किसके अंदर? यूरिन में, यूरिया में, जो कि हमारे यूरिन के जरिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे बाहर रिलीज कर दी जाती है। अगर आप इसका जो है वो रिएक्शन देखें तो हमारे पास जो अमोनिया है ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लीवर में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया। अब अमोनिया हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और यूरिया हमारे पास कौन सा सब्सटेंस है? ऑर्गेनिक। अब यहां पे भी देखें आप कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से चीजें किस में कन्वर्ट हो रही हैं? ये ऑर्गेनिक में, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स में हो रही हैं। दैट्स वाई लिविंग थिंग्स में क्यों हो रही है? अकॉर्डिंग टू जे बर्जीलियस, उसने कहा लिविंग थिंग्स में वाइटल फोर्स है। उस वाइटल फोर्स की वजह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में चेंज हो जाता है? ऑर्गेनिक। यही वजह है उसने जो वर्ड यूज किया बाई एंड विदन, बाई एंड विदन लिविंग थिंग्स। ये थ्योरी 1815 से लेकर 1827 तक चलती रही। अब आते हैं जी, इसको रिजेक्ट किसने किया? इसको हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। जब 1815 से ये थ्योरी बन गई तो साइंटिस्ट ने ये समझ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाए जा सकते लेबोरेटरी में। लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट किया किसने? वोलर ने, फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर 1828 में वो
किसके ऊपर काम कर रहा था? अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट के ऊपर काम कर रहा था, जो एक्सीडेंटली हीट करने पर, ये हमारे पास है ट्राइंगल का साइन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में जब ये लगाते हैं तो इसका मतलब होता है हीट। अमोनियम सायानेट जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूरिया में। यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। NH2 दो मरतबा है तो इसको लिखा जा सकता है NH2 ट्वाइस CO। यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये अमोनियम सायानेट इसमें कन्वर्ट हो गया यूरिया में। ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये कौन सा है? ऑर्गेनिक। ये कहाँ पे काम हो रहा है? लेबोरेटरी के अंदर। तो इसको हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म। किसने इसको रिजेक्ट किया? फ्रेडरिक वोलर ने। जब ये लेबोरेटरी में काम हो गया तो फिर जो है ये समझा जाने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि प्रीवियस डेफिनेशन थी सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही प्रिपेयर होते हैं, लिविंग थिंग्स से ही हासिल होते हैं। अब जो हमारे पास रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी हुई तो इसमें हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पे बनाया जाने लग गया? लेबोरेटरी में। इसका मतलब है कि अब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेंगे? रीडिफाइन करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक का सफर जो है वो शुरू हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon as an essential element. Compounds containing carbon as an essential element along with हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, आपके पास नाइट्रोजन होगा, हेलोजन हो गए, एटसेट्रा, बहुत सारे और होते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है कि वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट के तौर पे क्या किया जाए? ले लिया जाए। और उसके साथ बाकी कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन एंड मैनी मोर्स। यहां से यहां तक अब देखें आपकी जो डेफिनेशन है वो रिवाइज हो गई। अब हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है इसमें वो जिक्र ही खत्म हो जाता है जिसमें हम ये कहते हैं कि जी जस्ट लिविंग थिंग्स। डेफिनेशन चेंज हो गई। अब हमारे पास कुछ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर लेने के बाद हम देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और सम टाइम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ जाते हैं, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उसकी वजह इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हैं। किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कौन कौन से? जरा उनको देखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हमारे पास बाइकार्बोनेट्स, इसके अलावा हमारे पास है कार्बोनेट्स, इसके अलावा हमारे पास हैं सायानेट। ये हमारे पास हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करते। आल्दो अगर आप इसमें देखें बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन भी है, इनको स्टडी क्यों नहीं किया जाता? तो उसकी बड़ी वाज़ेह रीज़न है, बड़ी जो है वो सॉलिड रीज़न है कि इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हैं। किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज से। इसके अलावा हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कौन कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं? डायमंड है, ये भी हमारे पास डायमंड है, इसके अलावा हमारे पास है ग्रेफाइट है। इनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करते क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से।
तो ये हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक मानते हैं, हालांकि उनमें कार्बन नहीं होती। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजीन NH2 NH2, इस कंपाउंड को सम केमिस्ट्स, मैं ये नहीं कहता कि मैं मानता हूं, सम केमिस्ट इस मॉलिक्यूल को, ये हम चैप्टर 8 में जाके पढ़ेंगे, इसके अलावा 12 में भी पढ़ेंगे, वो इस कंपाउंड को भी क्या मानते हैं, वो रिगार्डेड एज, कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए है कि ये हाइड्रोजीन एक मॉलिक्यूल ऐसा है। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोक्सिलामीन ऐसा है, जैसे यहाँ पे OH मैं लगा दूं, NH2OH। तो ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनको वो लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। तो ये जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन की जो है उसके लिए बताया है कि इसके अंदर हालांकि कार्बन नहीं है, हमने ये कहा है कि कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट है। वो लोग कहते हैं इसकी की जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिक है। खैर, अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री which deal with the study of hydrocarbons and their derivatives. That branch of chemistry is known as organic chemistry। मिसाल के तौर पे आप मीथेन ले रहे हैं, CH4, ये हाइड्रोकार्बन है, आप इसको हटा के CCl4 कर देते हैं। चारों के चारों हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर दिए, क्लोरीन से। ये इसका क्या बना, डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पे आप बेंजीन ले लेते हैं, C6H6। अब ये है हाइड्रोकार्बन, ये जो आगे मैं लिख रहा हूं C6H5Cl, ये इसका क्या बन गया, डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and their derivative, that branch of chemistry is known as organic chemistry। my dear students, आज का हमारा इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर था। कल हम इसके आगे प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो आप जो है वो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।